दोस्तों, इस उपन्यास के चरित्र फ्रांस की तरह पीछे मेरा भी एक स्वेटर लटक रहा है जिसे मैं उतारना भूल गई हूँ। फ्रांस आपको याद होगा, बर्लिन का एक फिल्म मेकर है जो वापस प्राग से बर्लिन जा रहा है, प्राग की सेंसरशिप से परेशान होकर। और अभी फ़िलहाल मेरे कमरे की सेटिंग और इस फ्रेम की वजह से वो आया, वरना ये फ्रेम ऐसे होता है कि जो पास की खिड़कियां हैं वो भी दिखाई देती हैं। लेकिन बहरहाल फ्रांस यूँ भी रहता है मित्र होने के नाते। और उस शाम जिसका भी अभी हमने वर्णन पढ़ा, जब हमारी नायिका रात में सो नहीं पाती रायना, और अचानक निकल कर जाती है और म्यूज़ियम की सीढ़ियाँ चढ़ के उसकी छत पे खड़े होकर स्क्वायर की बत्तियाँ और उसकी रोशनी और उसकी रौनक देखती है, और नीचे उतरकर बूथ में घुसकर हमारे नायक को फ़ोन करती है। तो उस शाम हमारा नायक फ्रांस के ही साथ था और वो बहुत सी बातें कर रहे थे उसकी अपनी प्रेमिका मारिया के बारे में। उसका ये कहना है कि केवल वीज़ा के लिए वो उससे शादी नहीं कर सकती, जबकि ऐसा लगता है कि वो शादी करने को बिल्कुल इच्छुक है। तो दोस्तों, ये जो अनकहे की धार है इस उपन्यास में वो बहुत पैनी है, बहुत नुकीली है। इस ऑब्जर्वेशन के साथ ही मैं वापस उस पंक्ति में लौटना चाहती हूँ जहाँ कल हमने ख़त्म किया था। आपको याद होगा कि रायना के साथ हमारा नायक उसके बेटे के साथ ट्रैम चढ़ के ऊपर जा रहा है, वो घूमने जा रहे हैं। और वो यही कह रहा है कि लगता था जैसे इतनी ऊपर आकर हर आवाज़ तीखी और चमकीली हो गई है, एक चाकू की धार की तरह हवा को काटती हुई। अपने पैरों की आहट भी पराई सी लगता हमारे पीछे कोई आ रहा है। पीछे देखते तो कोई भी न होता, सिर्फ पत्तों के जो बहुत अरसा पहले झरे थे और अब सड़ने लगे थे। तुम यहाँ अक्सर आते हो? उसने पूछा। जब मैं पहली बार प्राग आया था तब यहाँ आता था। यह शहर से बहुत अलग लगता है। हाँ, काफ़ी अलग है। पहले यहाँ मॉनेस्ट्री के अलावा कुछ भी न था, सिर्फ दूसरे शहरों के यात्री यहाँ आते थे। मैं यहाँ नहीं आई, उसने कहा। हम कासल आकर वापस लौट गए थे। मैंने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा चलने से सुर्ख सा हो आया था। उसने अपने दोनों हाथ जैकेट की जेबों में डाल लिए थे। हम यहाँ बैठ सकते हैं। मीता कहाँ है? वह सामने देखने लगी। मॉनेस्ट्री की सीढ़ियों पर टूटी हुई डालें झूल रही थी। मैंने रुमाल से उन्हें उपहार दिया। डफल बैग उतारकर ऊपर वाली सीढ़ी पर रख दिया। सामने पत्थर की बेंच थी, सफ़ेद पाले में भरी घास के बीच न जाने कितनी बार उस पर बर्फ जमी थी, पिघल गई थी और फिर जम गई थी। हम वहीं बैठ गए। हमारे इर्द गिर्द एक बासी ठहरी सी गरमाई सिमट आई थी। हवा वहाँ नहीं थी। हम सिर्फ उसका शोर सुन पाते थे। कभी कभी मीता हमें देखने चला आता था। जब वह आश्वस्त हो जाता था कि हम वहीं बैठे हैं तो वो दोबारा मैदान की तरफ चला जाता था। तुम थक गई हो? मैंने पूछा। नहीं, तुम्हारे पास सिगरेट है? मैंने उसे सिगरेट दी और सुलगा दी। वह सीढ़ियों के पीछे दीवार का सहारा लेकर बैठ गई। वियना में ऐसी जगहें बहुत कम हैं, शहर के इतने पास। उसने कहा, अगर तुम गर्मियों में नहीं आती तब तुम्हें यह जगह ज़्यादा अच्छी लगती। नीचे की पहाड़ी बिल्कुल नीली हो जाती है। अगर तुम न होते तो शायद मैं यह सब न देख पाती, उसने धीरे से कहा। उसका स्वर इतना सहज था कि मुझसे कोई विरोध न किया गया। मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, वरना तुम होटल के कमरे में ही बैठी रहती, मैंने कहा।
मुझे होटल के कमरों में रहना बुरा नहीं लगता। एक बार मैं एम्स्टर्डम गई थी। वहाँ मैं दिन भर अपने कमरे में बैठी रहा करती थी। तुम अकेली थी? मैं अकेली ही जाती हूँ। सिर्फ जाक के संग पहली बार प्राग आई थी, लेकिन वह बहुत अरसा पहले की बात है। तुम्हें अकेला नहीं लगता? मेरा मतलब है, इस तरह पराए शहरों में घूमते हुए मुझे कभी कभी कुछ अकेलापन सा लगता है। नहीं, अगर तुम बार बार ट्रेन बदलते रहो तब इतना नहीं लगता। इसलिए मुझे सर्दियों में बाहर जाना अच्छा लगता है। तब टूरिस्ट नहीं होते और मुझे लगता है जैसे मैं अपने शहर में ही घूम रही हूँ। उसने हंसकर मेरी ओर देखा। हम कुछ देर तक चुप बैठे रहे। जब मैं पहली बार यहाँ आया था, मुझे यह असंभव लगा था कि मुझे यहाँ 4-5 साल रहना होगा। मैंने कहा, अब तुम्हें कैसा लगता है? उसने पूछा। अब मैं सोचती नहीं। मेरा मतलब है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम किसी भी समय घर वापस जा सकते हो। मैं घर के बारे में नहीं सोचता। मैं सोचता हूँ एक उम्र के बाद तुम घर वापस नहीं जा सकते। तुम उसी घर में वापस नहीं जा सकते जैसे जब तुमने उसे छोड़ा था। वह चुप रही। हम दोनों मॉनेस्ट्री की दीवार पर झूलती टहनी को देखते रहे। फिर उसका धीमा सा स्वर सुनाई दिया। कल रात जब तुम चले गए, मैं काफ़ी देर तक वियना के बारे में सोचती रही। यह अजीब है क्योंकि इस बार जब मैं प्राग आई थी, मुझे लगा था कि मैं सब कुछ पीछे छोड़ आई हूँ। तुम्हें हल्का सा नहीं लगता? कैसे हल्का सा? मैंने कौतूहल से उसकी ओर देखा। मेरा मतलब है, जब तुम कहीं बाहर जाते हो, मुझे लगता है यह एक शुरुआत है। मैं इसे समझा नहीं सकती। मैं जानता हूँ, मैंने कहा। जैसे हम किसी चीज़ को खाली कर देते हैं, वह रहती है, लेकिन वह अब हमसे बाहर है। हम बरी से हो जाते हैं। हमेशा नहीं। उसने सिगरेट बुझाकर बाहर फेंक दी। तो दोस्तों, ये घूमने को लेकर कितनी सुंदर मनोवैज्ञानिक बातें। मन कब हल्का होता है, कब भारी, कब खाली होता है, कब भरा हुआ। कैसे घूमने में अकेले टूरिस्ट को अकेलापन ना लगे, इसके क्या उपाय करते हैं लोग। हमारी नायिका। तो ये यात्रा वृत्तांत तो नहीं है, लेकिन आप इसमें प्राग के उस माहौल को, वहाँ की घूमने लायक कुछ चीज़ों को बखूबी पढ़ सकते हैं, साथ में पढ़ सकते हैं। एक खूबसूरत दृष्टि, जहाँ दो लोग काफ़ी कुछ साझा कर रहे हैं। खूबसूरत दृष्टि जिससे शहर को देखा जा रहा है, दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। दूसरे शहरों को याद करके, उनके खालीपन, उनके रीतेपन को याद करके। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।